Hello and welcome to this very special edition of NPS दिवस सेलिब्रेशन। जी हाँ, NPS दिवस हम मना रहे हैं ET Now और ET Now स्वदेश पर, और उसी हमारे सेलिब्रेशन में, उसी आयोजन का ये बहुत ही ख़ास इंटरव्यू है जहाँ पर हम बहुत बारीकी से बात करने वाले हैं NPS पर, एंड टू टॉक ऑन NPS एंड टू जस्ट गिव यू a very brief and in-depth information on NPS दिवस. I have with me Dr. Deepak Mohanty, Chairman PFRDA, with me on the show today. Thank you so much for taking time out for this very important interaction on NPS Divas, and we've been celebrating NPS Divas almost every year, and it is so nice to have you in the studio live to talk more on this. Let me begin with starting about the journey of NPS. I think somewhere around 2003 where NPS was launched, and obviously started with government employees who were able to enroll themselves for retirement and pension planning under NPS. उसके बाद NPS में बहुत सारे बदलाव हमने आते हुए देखे हैं, और रिटायरमेंट को लेकर अगर मैं माइंडसेट की बात करूं, अगर मैं लोगों की समझ की बात करूं, पेंशन प्लानिंग को लेकर उनकी समझ की बात करूं, तो काफ़ी हद तक हमने बदलाव आता हुआ देखा है, बट दिल्ली थोड़ी सी दूर है. इन ऑल ऑफ दिस, इन द एंटायर सिनेरियो, हाउ डू यू थिंक NPS has actually played a role of a game changer when we strictly talk about retirement and pension planning? थैंक यू कविता फॉर हैविंग मी इन योर शो. देखिए, पेंशन जो बात होती है तो ये तो पहले आप जैसे NPS का जिक्र किया, क्योंकि NPS गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए लाया गया था जी. और फिर उसके बाद इसको एक्सटेंड किए गए प्राइवेट सिटीजन के लिए, प्राइवेट सेक्टर के लिए. अभी देखिए, चलते हुए हम बच्चों के लिए भी ओपन कर दिया लास्ट वीक. तो NPS उसी हिसाब से सबके लिए अभी है, जो अवेलेबल है. उससे चलते हुए काफ़ी प्रोग्रेस हुई है. मैं नहीं बोलूँगा कि अपना जितना पोटेंशियल है, जितना होना चाहिए उतना हुआ कि नहीं, मगर काफ़ी प्रोग्रेस हुआ है. अभी NPS का जो बात करते हैं, NPS इंक्लूडिंग APY जो कि हमारा स्मॉल टिकट पेंशन स्कीम भी है, जो कि कम इनकम वालों के लिए है और डिप्राइव्ड सेक्शन के लिए है. ये सब डालते हुए अभी 13.3 लाख करोड़ इसके कॉर्पस बढ़ गए अभी तक हो गए. जो लोग इसमें शामिल हैं, NPS प्रॉपर में 1.5 करोड़ लोग शामिल हैं. और 5.9 करोड़ एक्टिव अकाउंट्स APY के अंदर है. सो ये चलते हुए जैसे कि पूरी जैसा मान के चलें तो ये हो गया करीब 7.8 करोड़ लोग इसमें शामिल हैं. रिटायरमेंट की जब भी हम बात करते हैं आजकल ख़ास तौर से एक नया एंगल देखने को मिलता है. NPS के ज़रिए आप अपनी रिटायरमेंट की प्लानिंग कर सकते हैं, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि रिटायरमेंट को लेकर जो लोगों की सोच में बदलाव आ रहे हैं. इन्वेस्टमेंट ट्रेंड्स में कोविड के बाद हमने बहुत बेहतरीन पार्टिसिपेशन देखी है इन टर्म्स ऑफ इक्विटी मार्केट्स, इन टर्म्स ऑफ अवेयरनेस फॉर इन्वेस्टमेंट्स. इन्वेस्टर्स का रुझान बढ़ा है. साथ ही रिटायरमेंट को लेके कॉन्सेप्ट में बदलाव हुआ है. एक धड़ा ऐसा है, ख़ासतौर से अगर मैं उसको मिलेनियल्स बोल सकूं, उन्हें अर्ली रिटायरमेंट की प्लानिंग करनी है. एंटरप्रेन्योरशिप ये एक बहुत बड़ा ट्रेंड है हमारे देश में, और जिस तरह से स्टार्टअप्स बढ़ते जा रही हैं, इट्स नाउ कंसिडर्ड टू बी वेरी रिस्पेक्टेबल टू बी अ पार्ट ऑफ अ स्टार्टअप ऑल्सो. एक ट्रेडिशनल माइंडसेट ऐसा है रिटायरमेंट का जो कि 60 तक नौकरी करना चाहता है और उसके बाद रिटायरमेंट लेना चाहता है, उसके बाद पेंशन प्लानिंग उनको करनी है. एक धड़ा ऐसा है जो नए ट्रेंड्स को पिकअप कर रहा है, अर्ली रिटायरमेंट, हैविंग सेकेंडरी इनकम, गिविंग अप अ जॉब बिफोर 60, इस तरह का माइंडसेट है. ये सभी तरह की मानसिकता के जो निवेशक हैं, जो लोग हैं, उनको NPS कैसे कवर कर सकता है? NPS इन सब के लिए कैसे रिटायरमेंट और पेंशन प्लानिंग में फिट बैठता है? देखिए, जैसा आपने जिक्र किया, क्योंकि रिटायरमेंट तो सबको करना है. और तो अभी आप जैसे बोल रहे हैं कि इवन जो कि नौजवान है वो भी रिटायर करना चाहते हैं कि अपना कुछ पैशन है उसको परसू करेंगे. बुजुर्ग लोग तो रिटायर तो करते ही हैं. तो NPS ऐसा स्कीम है जो सबके लिए है जी. अभी आप कभी भी इसको छोड़ के जा सकते हैं. इसमें आप फ्लेक्सिबली कॉर्पस बढ़ा सकते हैं. देखिए, इसका जो एंट्री लेवल है बहुत कम है. क्यों? 1000 रुपया में आप एक NPS अकाउंट खोल सकते हैं. तो आपके जैसे लक्ष्य है, गोल के हिसाब से आप इसमें पैसा डाल सकते हैं. जैसे देखिए कि कोई यंगस्टर है, जल्दी रिटायरमेंट करना चाहता है, तो ज़्यादा पूंजी निवेश करेगा तो वो एक्यूमुलेट करेगा. 5 साल के बाद इसको छोड़ सकते हैं.
प्री मैच्योर विड्रॉल जो हम उसको बता रहे हैं, उसमें खाली एक ही कंस्ट्रेंट है कि उनको एन्युटी लेना पड़ेगा। रिटायरमेंट मीन्स पोस्ट रिटायरमेंट इनकम जो होता है एन्युटी के हिसाब से ले सकते हैं, 80% जितना एक्यूमुलेट किए हैं वो ले सकते हैं। और जो इन्वेस्टमेंट है ये फ्लेक्सिबिलिटी है, क्योंकि आपके गोल के हिसाब से आप यंगस्टर तो ज़्यादा इक्विटी में डाल सकते हैं। एब्सोल्युटली। हाँ, तो अभी देखिए हम जो इक्विटी का जो अलाउ किया मैक्सिमम की इक्विटी स्कीम जो है उसमें तो 75% आप रख सकते हैं और 15% 25% डेट में रहेगा। रख सकते हैं। और इक्विटी का देखिए रिटर्न भी बहुत अच्छा है। अभी चलते हुए सिंस इंसेप्शन आप बताया 2004 से हमने शुरू किया एनपीएस को, तब से रिटर्न एनुअल रिटर्न जो है 14.5% पर एनम हर एक साल। तो इस साल तो मार्केट को बहुत तेजी है, वो चलते हुए 37% रिटर्न एक साल में एनपीएस इक्विटी को मिला है। सो रिटर्न ही बहुत अच्छा है। सो लोग अपना कॉर्पस उसके हिसाब से एक्यूमुलेट कर सकते हैं और जल्दी निकल के जाना चाहते हैं तो फिर भी जा सकते हैं। सो ये उनको एक रेगुलर स्ट्रीम ऑफ इनकम देगा। सो ऐसे नहीं कि 60 साल में रिटायर करें, उससे पहले भी कर सकते हैं। उसके हिसाब से अपना जो पूंजी है एनपीएस में उसको फ्लेक्सिबली आगे बढ़ा सकते हैं। एनपीएस के लॉन्च से लेके अब तक अगर मैं ज्वाइनिंग की बात करूं तो ऐसे बहुत सारे पड़ाव आए हैं, ऐसे बहुत सारे बदलाव इन द सेंस इन्वेस्टर फ्रेंडली बनाने को लेके बहुत सारे बदलाव किए गए हैं। भले ही वो इक्विटी में लिमिट की बात हो, इन्वेस्टमेंट की एज की बात हो, अब हम लाइफ साइकिल फंड देख रहे हैं, हम एनपीएस वात्सल्य देख रहे हैं। लगातार एक कोशिश है कि आप एनपीएस को इन्वेस्टर फ्रेंडली बनाएं। इस पूरी जर्नी के बारे में ज़रा मुझे बताइए, और जो लेटेस्ट बदलाव हैं उसको कैसे आपने इन्वेस्टर स्पेसिफिक और फोकस्ड बनाकर लॉन्च किया है? देखिए अभी जब बात कर रहे हैं हम डिजिटल एज में हैं, तो एक तो है आप जैसे कि एनपीएस डिजिटली कोई एक्सेस कर सकता है, आपको किसका शक्ल देखने का ज़रूरत नहीं, कोई बैंक का चक्कर लगाने का ज़रूरत नहीं है, दूसरे पीओपी के पास जाने का ज़रूरत नहीं है। तो आप इसको डिजिटली कर सकते हैं, कोई अपना कंप्यूटर में बैठ के कर सकता है। अभी आधार चलते हुए केवाईसी भी है, डिजिटली आप उसमें ऑनबोर्ड हो सकते हैं। यंगस्टर के लिए ये बहुत ही अच्छा है। और जो थोड़ा ज़्यादा और जानकारी चाहते हैं कि उनका कंफर्ट रहता है कि अक्रॉस जाके करें, अपने बैंक पे जाके करें, वो कर सकते हैं। सो इस टाइप का फैसिलिटी हमने लाया। सो उधर जो जर्नी टाइम भी हम लोग उसमें रिड्यूस कर रहे हैं। देखिए कुछ अननेसेसरी सवाल पूछते हैं, कुछ करते हैं, उसको भी हमने कट आउट करते हैं, तो कैसे जल्दी लोग ऑन बोर्ड कर सकते हैं। दूसरी बात है, आप जब ऑन बोर्ड करते हैं तो आपको चॉइस करना पड़ता है कि आपको इक्विटी में डालें या डेट में डालें, तो ये चॉइस आसान नहीं होता सबके लिए। सो उसके लिए हम क्या बोला, भाई आपको थोड़ा जानकारी है तो आप एक्टिव चॉइस में जा सकते हैं, जहाँ पे आप डिसाइड करें कि भाई कैसा इसका पैसा कहाँ हम डालें। नहीं है तो आप उसको ऑटो चॉइस कर लिए। आपने लाइफ साइकिल का बात किया, तो हमने लाइफ साइकिल 25, 50, 75 रखे हैं। सो उसमें जो है कि कंजर्वेटिव है, मॉडरेट है और एग्रेसिव है, वो इक्विटी के चलते हुए। ये 25% इक्विटी होता है, वो बीच का जो है 50 और ये 75% होता है। सो इसके चलते हुए होता है। और जो आदमी का उम्र बढ़ता है तब रिस्क टॉलरेंस भी कम हो जाता है, तो फिर ऑटोमेटिकली इक्विटी का जो प्रतिशत है वो घटता जाता है। सो हमने 35 साल से वो प्रतिशत घटा देते हैं। कोई एलसी फिर 75 लिए हैं तो 35 साल हो गया तो 75 से घटेगा। कोई बहुत कंजर्वेटिव है, एलसी 25 लिए, उनका भी घटेगा। सो इस टाइप का बदलाव उसमें हमने लाए। और दूसरी बात जो ईज ऑफ पेमेंट, आपने तो अकाउंट भर दिया तो अभी पेमेंट कैसे करेंगे उसमें, तो अभी हमने जो कर दिया कि फिर सिंप्लीफाई कर लिया। आपके बैंक के थ्रू से कर सकते हैं, नहीं तो आप एनईएफटी और आईएमपीएस उसमें डाल सकते हैं, और एसआईपी कर सकते हैं कि बैंक को इंस्ट्रक्शन दे के रेगुलर उसमें फंड्स जमा हो सके। और अभी हमने कर दिया क्यूआर कोड से भी कर सकते हैं। तो आपको इतना अकाउंट वगैरह नंबर का याद करने की जरूरत नहीं है, आप क्यूआर कोड के थ्रू कर सकते हैं। वो हाल ही में हम लागू किया कि भारत बिल पेमेंट में भी इसको ऑनबोर्ड कर दिया। तो जैसा हमारा इलेक्ट्रिसिटी, दूसरा यूटिलिटी बिल आता है, आपका एनपीएस का भी आएगा, आप उसमें अपना पैसा भरो, उसमें खाली आपका डेट ऑफ बर्थ और फ़ोन नंबर लगाना है। इवन आपका प्रान नंबर जो एनपीएस नंबर है उसको लगाने की जरूरत नहीं है। अच्छा। हाँ, ये तो अभी चालू हो गया। तो इस टाइप का जो कंट्रीब्यूशन का जो ईज है उसको भी हम बढ़ा रहे हैं। और फाइनली हम एक नया LC50 लेकर आ रहे हैं कि बैलेंस फंड है, कि जिसमें है कि 50% इक्विटी में होगा, 50% डेट इसमें होगा। उसको टेपरिंग शुरू होता है 45, क्योंकि जो लोग इसको समझते हैं, सो वो लोग बोलते हैं कि 35 में तो अभी यंग है, तो आप मेरे को इक्विटी क्यों कम घटा रहे हैं।
तो हम सोचते हैं कि सपोज हाँ कोई 30 में अपने नौकरी में जा रहा है तो उसका सपोज 30 इयर्स वर्किंग टाइम है, सो 15 साल करके बोलेंगे कि आप रिस्क ले सकते हैं इनिशियली, तो इक्विटी हाई है। सो LC50 वो हम NPS दिवस 1 अक्टूबर में लॉन्च करेंगे। सो और ये एक नया स्कीम लेके आ रहे हैं। इसके बारे में बताइएगा। तो ये एक्टिव चॉइस के तहत होगी या ये ऑटो चॉइस के तहत, लाइफ साइकिल फंड के तहत ही होगा? ये ऑटो चॉइस में हो जाएगा। ऑटो चॉइस में हो जाएगा। अभी LC25, 50, 75 रहेंगे, उसको भी बंद नहीं किया हमने। जी। और ये बैलेंस LC50 ला रहे हैं। बैलेंस। सो ये तो 4 अभी आपका जो है लाइफ साइकिल फंड में आ जाएगा। और बिल्कुल हाइब्रिड होगा ये बिल्कुल हाइब्रिड होगा। 50-50। हाँ, वो आप जब जो रिटायर करते हैं, सो एंड पॉइंट रिस्क भी हम लोग मिनिमाइज करते हैं कि टुवर्ड द एंड से 55 साल का जब उम्र हो जाता है तब वो आपका जो प्रतिशत है वो फ्रोजन हो जाता है, तो आप मार्केट रिस्क नहीं लें। देखिए आप कल रिटायर कर रहे हैं तो मार्केट गिर गया तो आपका तो नुकसान होने का पॉसिबिलिटी है, तो उसको अवॉइड करने के लिए कि लास्ट 5 साल में आपका स्टेबिलिटी है, मार्केट में ऑन एन एवरेज ठीक रिटर्न मिल रहा है, तो उस हिसाब से कर रहे हैं उसको। ओके, तो मेरे ख्याल से चौथा ऑप्शन भी आपको लाइफ साइकिल फंड के तहत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। हाँ, तो मुझे अब ये समझना है आपसे इन टर्म्स ऑफ कॉर्पोरेट ऑफ टेक, यहाँ पे कितनी गाड़ी आगे बढ़ी है? प्राइवेट कर्मचारियों की अगर मैं बात करूँ, उनका किस तरह का रुझान बनता हुआ दिखाई दे रहा है? कुछ आंकड़े अगर आपके टॉप ऑफ द माइंड हो जो आप बता सकें, क्योंकि ऐसा नहीं है कि रुचि नहीं है, दिलचस्पी नहीं है, बट पिछले कुछ समय हमने देखा था कि कॉर्पोरेट बहुत धीमे धीमे आगे बढ़ रहा था। क्या प्राइवेट सेक्टर में हम देख रहे हैं कि NPS को अपनाना बहुत तेज़ी से शुरू हो चुका है? ना, आपने सही सवाल किया कि अभी देखिए प्राइवेट सेक्टर जो कॉर्पोरेट सेक्टर का है, वो गाड़ी तो मुंबई ट्रैफिक के जैसा अभी मूवमेंट है, तो वो आगे बढ़ सकती है उसमें जो है। अब देखिए कि बहुत ज़्यादा कॉर्पोरेट तो हमारे साथ आ गया, अभी 17,500 कॉर्पोरेट ज्वाइन किए हैं, मगर उनका जो एम्प्लॉय है, आप जैसे बताया कि दी अपटेक बाय द एम्प्लॉय इतना नहीं है अच्छा, क्योंकि उनका जो एम्प्लॉय आए हैं उनका 10% लोग NPS में शामिल हुए हैं। तो ये एक बात होती है कि ये कंपलसरी नहीं है कॉर्पोरेट में, इसको ऑप्शनल किए हैं, बट ऑप्शनल करने के बावजूद ये जानकारी भी देना जरूरी है कि आप जैसे बताया पहले कि एक स्कीम में रिटायरमेंट का चैन से नहीं गुजर सकता, आपको मल्टीपल स्कीम लेना पड़ेगा, तो NPS में भी जा सकते हैं। बट ये बोलते हुए मैं फिर भी बोलूँगा भी अच्छा ग्रोथ हुआ है NPS प्राइवेट सेक्टर की 60 लाख लोग ऑलरेडी आ चुके हैं, उसमें जो कॉर्पोरेट है उसमें 22 लाख लोग जुड़ चुके हैं, एम्प्लॉय जो है वो जुड़ चुके हैं, मगर उसको और आगे बढ़ाने का प्रयास हमारा रहेगा। और ये देखिए लास्ट बजट जो हुआ उसमें तो बहुत ही अच्छा जो टैक्सेशन प्रोविजन लाया गया है, सो हमारा विश्वास है कि दिस विल गिव अ फिलिप टू कॉर्पोरेट NPS, क्योंकि अभी जो देखिए जो एम्प्लॉयर है 14% ऑफ एम्प्लॉय की सैलरी NPS में डालते हैं, तो ये एज ए बिजनेस एक्सपेंडिचर टैक्स डिडक्टेबल फॉर द एम्प्लॉयर 36(4)(1) के तहत इनकम टैक्स एक्ट से उनको डिडक्शन मिल जाएगा। और वो 14% आप न्यू टैक्स रिजीम में है, सो अंडर 80cc D2 14% एम्प्लॉय का भी टैक्स डिडक्शन सैलरी से घट जाएगा। उससे बताइए और अच्छा क्या हो सकता है। इट्स अ वेरी टैक्स एफिशिएंट सिस्टम। सो इसके चलते हुए मेरे को लगता है कि थोड़ा और नज़ मिलेगा क्योंकि कॉर्पोरेट सेक्टर को आगे बढ़ने के लिए। और जैसे मैं बताया रिटर्न्स तो काफ़ी अच्छे हैं NPS में, सो रिटर्न और ये जो टैक्स इंसेंटिव है पुट टुगेदर, तो NPS आगे बढ़ सकती है कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए। हालांकि जब भी हम फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करते हैं, पर्सनल फाइनेंस की बात करते हैं, टैक्स बचत आपका माइंडसेट नहीं होना चाहिए किसी भी इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट में निवेश करने के लिए। बट हाँ, अगर आपको उससे बूस्ट मिल रहा है और ख़ासतौर से NPS जैसा प्रोडक्ट जहाँ पर रिटायरमेंट के बारे में आप सोचते हैं, एक चीज़ जो मुझे ओल्ड टैक्स रिजीम वर्सेस न्यू टैक्स रिजीम में लगती है वो है 2 लाख की जो छूट मिलती है आपको निवेश की। वो मेरे ख्याल से आपको नए टैक्स रिजीम में नहीं मिलती हुई दिखाई दे रही है अगर आप NPS के तहत निवेश कर रहे हैं। क्या अगर वो होता तो अच्छा होता, या आने वाले वक्त में क्या प्रयास करेंगे कि इसको लागू किया जाए? नो, आप जैसे कि बताए वो सही है जी, कि इसको टैक्स एंगल में देखना नहीं चाहिए। सही तो हमने जो देखे कि जो ओल्ड टैक्स रिजीम में जो दे रहे थे, जिनके पास भी देने का क्षमता है, मगर वो भी 50,000
रुपया डाल के उसमें खुश हो जाते थे। सो क्योंकि खाली टैक्स बेनिफिट मिलता है। सो इट इज़ अ टैक्स सेविंग स्कीम के, जबकि मतलब ये था कि इसको एनकरेज करने के लिए किया है कि ज़्यादा लोग आएँ और ज़्यादा पैसा डालें। सो आई वुड थिंक ऑन बैलेंस कि ये इतना फायदा नहीं दे रहा था। अभी भी वो है, जो लोग ओल्ड टैक्स रिजिम में है उनको भी वो 50,000 का मिल रहा है। हाँ जी। उससे चलते हुए जो नया टैक्स रिजिम है जिसमें कि ये न्यूट्रल है अक्रॉस सेविंग्स मीडिया, किसको कोई डिस्क्रिमिनेशन इसमें नहीं है, उसमें भी आपका एनपीएस के लिए ये छूट है। सो ये एडिशनल आपका बोनस हो गया उसको चलते हुए। फिर ये सरकार का जो सोचना है, विकल्प है कि भाई ये हम लोग एक सोशल सिक्योरिटी लोगों के पास ज़्यादा बढ़े, तो उसको एनेबल करने के लिए ये चीज़ किया गया। देखिए ये प्रिविलेज गवर्नमेंट एम्प्लॉय के पास था, खाली 14% गवर्नमेंट एम्प्लॉय का डिडक्शन होता है, अभी प्राइवेट सेक्टर में भी आ गया। सो कॉर्पोरेट का जो है, और कॉर्पोरेट सेक्टर जैसे हैं उनके लिए भी अच्छा है, क्योंकि उनको तो टैक्स डिडक्शन मिल रहा है, उनके लिए टैक्स एकदम जरूरी है। टैक्स डिडक्शन बिजनेस एक्सपेंडिचर हो जाता है, तो वो माइंड नहीं करेंगी भाई 14%। सो मेरा ये मान के चलना है कि भाई आप दूसरे सिस्टम में रहो कि एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड में है तो आप थोड़ा कुछ पैसा डालते हैं, उसके साथ ही आप एनपीएस भी करो। तो ये किटी जैसा बढ़ा सकते हैं उसको चलते हुए कि थोड़ा अच्छा खासा अपना जो पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ है थोड़ा अच्छा से गुजरे। बिल्कुल। एनपीएस वात्सल्य के बारे में कुछ बताइए। अभी तक तो हम लोगों को उनकी रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में ही हैंड होल्डिंग कर रहे हैं। अब एनपीएस वात्सल्य के जरिए वो अपने बच्चों की रिटायरमेंट भी प्लान कर सकते हैं। अपने बच्चों को फाइनेंशियली सुरक्षित करना, उनके बेहतर भविष्य के बारे में सोचना, उनकी पढ़ाई लिखाई के खर्च के बारे में सोचना, ये माता पिता का धर्म होता है, वो बिल्कुल निभाना चाहिए उनको। बट उसमें भी अब एनपीएस वात्सल्य जैसा उनको ऑप्शन मिल चुका है। कुछ एनरोलमेंट के बारे में मुझे बताइए, और किस सोच से आपने एनपीएस वात्सल्य के बारे में सोचा? देखिए, बच्चों के साथ जैसे फैमिली होता है कि जो नॉर्म्स है, संस्कार है, वो तो बच्चों को सिखाया जाता है। हमारे जो कल्चर में है इस टाइप का जो है, वो सेविंग्स का एक कल्चर रह चुका है। अर्लियर हमारा याद है, जो बच्चे हैं तो पिगी बैंक देता है, कोई आके आपको 10 रुपया और 20 रुपया दिया तो आप उसमें डाल दीजिए, फिर देन यू फील हैप्पी कि जब बड़ा कॉर्पस उसका बन जाता है। तो सेविंग्स हैबिट है। तो इसका ज़्यादा ये महत्व है कि ये जो सेविंग्स हैबिट और फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ाने के लिए है कि लोग देखें कि ये चीज़ चाहिए। तो उससे चलते हुए हम बच्चों को लगाया, तो उनके लिए एनपीएस खोल दिया और बहुत ही अच्छा कर रहा है। अभी जब हम लोग बात कर रहे हैं 31,000 बच्चे ऑलरेडी एनपीएस वात्सल्य में आ चुके हैं, तो इतना इसका प्रभाव रहा है अभी तक चलते हुए। तो ये अच्छा कर रहा है। दूसरी बात जो है कि सब लोग कभी ना कभी रिटायर करेंगे, मगर जो रिटायरमेंट का सोचते हैं, जब आप यंग हैं आप सोचते थे कि आपका हेयर ग्रे नहीं होगा, वैसे ही रहेंगे, मगर ये एक्चुअली नहीं होता है। तो आप जब रिटायरमेंट का सोचते हैं तो वो ज़्यादा लेट हो जाता है, क्योंकि आपने पहले बस को यू मिस द बस इनिशियली। क्योंकि इसमें बुद्धिमानी का काम ये है कि जितना आप जल्दी शुरू करें उतना अच्छा है। बाय पावर ऑफ कंपाउंडिंग, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का जो होता है आपको मल्टीप्लाई करता है कंपाउंड। तो आप जितना जल्दी करें, छोटा भी पूंजी डालें, और कंपाउंडिंग को बड़ा रकम बन जाता है। आपको भी सरप्राइज हो जाए कि मैं इतना छोटा छोटा पैसा डाल रहा था, ये कैसे इतना बड़ा बन गया। तो ये भी फैसिलिटी कर रहा है। दूसरी बात जो है, ये जो एनपीएस वात्सल्य हो रहा है ये पोर्टेबल है, क्योंकि इसको और एनपीएस में कोई फर्क नहीं है। तो आप 18 साल का हो जाए, बच्चा 18 साल का हो जाए तो ये नॉर्मल एनपीएस हो जाती है। तो बच्चा कॉलेज में है तो ये अकाउंट को कंटिन्यू कर सकता है। पैसा देने का क्षमता भी नहीं होगा तो इसमें 1000 रुपया एक साल डालेगा तो ये करंट रहता है। तो उसके बाद नौकरी लग जाती है। तो ये कॉर्पोरेट एनपीएस में बदली हो सकता है। कल वो नौकरी छोड़ के हायर एजुकेशन करने के लिए जाते हैं तो ये भी नॉर्मल एनपीएस हो जाता है। वो कोई विदेश जाता है थोड़े दिन काम करने के लिए, बिकॉज दैट इज ऑल्सो एनपीएस इज ऑल्सो अलाउड फॉर एनआरआईज एंड ओसीआई। ज़्यादा लोग नहीं जानते ये बात को। तो ये जो है एक कंटिन्यूटी रिटायरमेंट सेविंग्स अकाउंट को देखा, तो आप जो पूंजी डालें ये बढ़ता जाता है। जैसे टैक्सी का मीटर चलता है, वो तो ये चलता जाता है, आपको ट्रैफिक हो नहीं हो, आपको मीटर ही आगे बढ़ता चलेगा। तो ये एडवांटेज है। सो ये सब मिला के जो जाएंगे तो आगे चलते हुए कि हम एक फाइनेंशियली रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बन सकते हैं। और ये भी टाइम अप्रोप्रिएट है कि हमारा तो आबादी बहुत ज़्यादा है सबसे दुनिया में, और यंग पॉपुलेशन है, तो उनको टैप करना बहुत ज़रूरी है कि आगे चलते हुए
कि हम एक पेंशन सोसाइटी बन सकें। मैं उसी पर आ रही थी अगला सवाल, क्योंकि मुझे एनपीएस के पेनिट्रेशन पे सवाल पूछनी है। पिछले कुछ सालों में हमने बहुत काम होता हुआ देखा है। मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक आप ऑर्गेनाइज सेक्टर तक भी पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, उन तक भी अपनी पहुंच बढ़ा रहे हैं। डीपर पेनिट्रेशन छोटे मझौले शहरों में भी हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे जागरूकता आ रही है एनपीएस को लेकर। लेकिन क्या इसको और गति देने का समय आ चुका है? जिस पेंशन रिफॉर्म की हम बात करते हैं हमारे देश में, और ये जो मुद्दा है चर्चा का बहुत समय से रहा है कि भारत में ग्लोबली अगर हम देखें उसके मुकाबले पेंशन रिफॉर्म्स को लेके बहुत कम समझ है, बहुत कम सोच है, बहुत कम इंस्ट्रूमेंट्स और एवेन्यूज़ भी हैं। एनपीएस इस पूरे सिनेरियो में किस हद तक लीड ले रहा है और आगे भी ले सकता है, और उसको और कितना हमें बूस्ट अप, कुशन अप करने की ज़रूरत है और मसल्स और ताकत देने की ज़रूरत है? सी एनपीएस और पेंशन तो उसको तो आगे बढ़ाना बहुत जरूरी है। तो प्रोग्रेस अच्छा हुआ है, मगर बहुत अच्छा बढ़ सकता है। उसके लिए एक मेजर कंस्ट्रेंट है कि हमारा जो लेबर फोर्स है, तो आप देखिए जो 80% जो है इनफॉर्मल सेक्टर में है। तो उनको कोई पाबंद कंपल्सन नहीं है कि आप कुछ पेंशन का स्कीम ले, कि इनफॉर्मल सेक्टर में है, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, स्मॉल बिजनेसेस हैं। तो ये लोग भी आना चाहिए। वो भी नहीं कभी सोचते हैं कि हमको कुछ अपने के लिए, भविष्य के लिए कुछ बनाना चाहिए। सो ये करना है। तो उसके लिए एक एनपीएस एक अच्छा जरिया है, क्योंकि जैसे मैं बताया कि आपको रेगुलर पैसा डालने की जरूरत नहीं। आपको जब ज़्यादा पैसा मिलता है आप थोड़ा पैसा उसमें डाल दीजिए। तो उनको भी उसमें इंक्लूजन करने के लिए ज़रूरत है। आप देखिए ना, एनपीएस ऑस्ट्रेलिया में बच्चों को भी उसमें इंक्लूड कर रहे हैं, और लोगों की थोड़ा जागृति बढ़ रही है। सो आगे चलते हुए, क्योंकि अभी देखिए हमारा यंग पॉपुलेशन चलते हुए भी एवरी 10th पर्सन इज मोर देन 60। हम लोग जैसे सोचते हैं बाय मिडिल ऑफ द सेंचुरी हम एक एडवांस कंट्री बनेंगे, हाई इनकम कंट्री बनेंगे, बाय देन हमारा पॉपुलेशन भी ओल्ड हो गया होगा। सो एवरी 5th पर्सन वुड बी मोर देन 60 साल के ऊपर हो जाएंगे। तो अभी हम उसका व्यवस्था नहीं करें, वो तो फिर आगे चलते हुए मुश्किल हो जाएगा। तो उसके लिए हम अवेयरनेस बढ़ा रहे हैं। तो आपका ये जो प्रोग्राम है, इसके माध्यम में हम भी लोगों के पास पहुंच रहे हैं। दूसरा भी आउटरीच प्रोग्राम कर रहे हैं, विजिबिलिटीज का भी इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। मगर आपसे मैं सहमत हूँ कि और ही उसको बहुत आगे बढ़ाने की जरूरत है। और पेंशन फंड मैनेजर्स क्या जोड़े जाएंगे? अभी मेरे ख्याल से 11 हैं आपके पास जो रेगुलेटरी के तहत काम कर रहे हैं। क्या इस बेड़े को और बढ़ाने को लेकर कोई कोशिश? अभी देखिए 11 तो हैं। तो अभी कोई देखिए हमारे पास जो है, हमारा जो पेंशन फंड को ऑनबोर्ड करने का जो तरीका है ये हमेशा ओपन है, कोई पाबंदी उसमें नहीं है। सो कोई फिट एंड प्रॉपर पार्टी आता है, इंटरेस्ट दिखाते हैं, तो हम लोग उसके बारे में सोचेंगे। मगर अभी मेरे को लगता है कि जितना आप अच्छे नियम देखते हैं मार्केट में, सब लोग हैं इसमें शामिल हुए हैं। सो फिलहाल तो ठीक लग रहा है कि 11 के साथ ठीक है। ओके, नेक्स्ट 5 इयर्स, हमने बहुत विजन की बात कर ली एनपीएस को लेके, लेकिन मैं इसको फिर भी थोड़ा सा एक डेट देना चाहती हूँ, टाइम फ्रेम देना चाहती हूँ। 5 साल में एनपीएस को आप कैसे देखते हैं? विजन क्या होगा आपका? देखिए विजन तो है कि सरकार के भी सोच जो है कि दैट हम जब एडवांस कंट्री बन रहे हैं तब तक मिडिल ऑफ द सेंचुरी वी शुड बी अ पेंशन सोसाइटी। सबके साथ अच्छा कुछ सामर्थ्य होना चाहिए कि उनके पास पोस्ट रिटायरमेंट इनकम मिले, तो उनका ज़िंदगी जो है कि गर्व के साथ और सेल्फ रेस्पेक्ट के साथ आगे बढ़े विथ डिग्निटी। सो ये बात की चल रही है, क्योंकि लॉन्जिविटी बढ़ रही है। तो हम ये सब जो काम कर रहे हैं, सो इसी दिशा में ये प्रयास है कि हम उसको आगे चलें। और आप 5 साल के बात किए तो देखिए पोटेंशियल तो काफ़ी है जी। आपने बोले पेंशन इंक्लूजन, आपने बात किया एडवांस कंट्री के जो है, अभी एडवांस कंट्री के जो पेंशन कॉर्पस हम देखेंगे तो फॉर एग्जांपल ओईसीडी कंट्री जो कि एडवांस कंट्रीज हैं, उनका एवरेज 82% ऑफ जीडीपी है। तो हमारा देखिए सब हमारा एनपीएस और प्रोविडेंट फंड, अदर थिंग, जो पेंशन कॉर्पस 50 लाख करोड़ के करीब है, वो 17% ऑफ जीडीपी है। तो हमको बहुत आगे जाने का तो पॉसिबिलिटी है। वो दूसरी है जो एनपीएस कॉर्पस है, ये तो 4.5% ऑफ जीडीपी है, तो आगे बढ़ सकती है। मगर जैसे भी ट्रेंड चल रहा है नॉर्मल, ऐसे चले मार्केट में इस टाइप का चले, तो हम लोग सोचते हैं कि अभी हमारा जो कॉर्पस है 13.3 लाख करोड़ जो देखे हैं, वो चलते हुए आगे एटलीस्ट 5 साल में 35 लाख करोड़ हो जाना चाहिए प्रोजेक्शन। तो मगर ये
मेरे को लगता है कि कम नहीं होगा, मगर आगे चलते हुए आगे आगे बढ़ेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें शामिल हों, तो ये कॉर्पोरेशन और ही आगे बढ़ सकती है। बिल्कुल, इसी ख्वाहिश के साथ, इसी मंशा के साथ हम इस चर्चा को यहीं समेटते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय निकाला, इतनी बारीकी से अपनी राय रखी और दर्शकों को काफ़ी कुछ आपने सिखाया एनपीएस और रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में। धन्यवाद। धन्यवाद कविता, धन्यवाद। ऑलराइट, सो इट्स साइन ऑफ फ्रॉम माय एंड ऑल्सो। बहुत बहुत धन्यवाद इस शो को देखने के लिए, और हाँ, बिल्कुल याद रखें, एनपीएस ज़रूरी है। नमस्कार।